नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। और आज आपको कॉल्स देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। अमित सजेजा हैं, वीपी रिसर्च कमोडिटीज एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल से, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटी से, और साथ ही आज किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश होगी 11:45 पर, उस पर आगे आएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको बता देते हैं टॉप 10 हमारी खबरें क्या हैं। तो सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड में दायरे में कारोबार हो रहा है 54,500 रुपए के आसपास गोल्ड में की चाल दिख रही है। चांदी में हालांकि तेजी दिख रही है, 300 रुपए तक की मजबूती है, 68,800 रुपए के ऊपर चांदी है। क्रूड कल शाम के सत्र में 1% से ज्यादा दाम गिर गए थे और आज यहां पर तेजी दिख रही है, $82 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से पहुंच गया है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर कमजोरी है, 425 रुपए के आसपास नेचुरल गैस है एमसीएक्स पर। कॉपर हल्की तेजी, मामूली तेजी के साथ सारे ही बेस मेटल्स में एक सुस्त कारोबार दिख रहा है, 713 रुपए के आसपास कॉपर है और बाकी भी बेस मेटल्स एक दायरे में ही आज कारोबार कर रहे हैं। एग्री मार्केट पे दबाव है, मेंथा पर 980 रुपए के नीचे यहां पर कारोबार हो रहा है। जिस तरह से सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई बढ़ी है, एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है, उसका दबाव यहां पर लगातार बना है। कॉटन आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है, नए कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार है। दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 29,500 के आसपास भाव है, हालांकि ये सही रिफ्लेक्शन नहीं है। हल्दी में दायरे में कारोबार हो रहा है, हालांकि खरीदारी आ रही है, 1900 नहीं, ये 8700 रुपए के आसपास का भाव है, टाइपो एरर आप इसे कह सकते हैं। जीरा जहां पर रिकॉर्ड कारोबार देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड तेजी लगातार जारी है, आज भी 29,800 रुपए के ऊपर जीरा का वायदा चला गया। धनिया यहां पर निचले स्तरों से अब 2 दिनों से खरीदारी दिख रही है, 8,300 रुपए के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो चलिए, टॉप 10 खबरें हो गई, लेकिन आज आपको क्या करना है बाजार में। सबसे पहले बात जतिन त्रिवेदी जी, गोल्ड और सिल्वर क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर गोल्ड और सिल्वर में? विश्वमोहन जी, सभी पहले दर्शकों को हमारे ईटी स्वदेश के क्रिसमस की बधाई। मैं ये आशा रखता हूँ कि जो आने वाली जो पूरी साल रहेगी, नेक्स्ट क्रिसमस तक हम बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट देखेंगे। और कमोडिटी मार्केट के लिए मुझे लग रहा है कि एक अच्छा दौर जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, जो पिछले 1-2 साल से चल रहा है वो और भी और आगे बढ़ते रहेगा। सो आज के इस पर्सपेक्टिव से सिर्फ अगर मैं बात करने जाऊँ तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक जो है वो देखने मिल सकता है। जिस हिसाब से कल जो है वो हमने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखी थी गोल्ड सिल्वर के अंदर, जो एक हफ्ते से जो अच्छी खासी बढ़त के साथ जो ट्रेड करने के बाद कल के दिन जो एक अच्छा खासा मुनाफा वसूली देखा था, तो आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। सिल्वर जो है मुझे लग रहा है 68,700 के स्तर जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, और हायर साइड पे 69,200 69,300 ये जो लेवल्स है यहाँ तक के लिए एक बार के लिए जा सकता है। लोअर लेवल्स पे जरूर, लेकिन एक स्टॉप लॉस जो है वो फॉलो करके चलना है। विदाउट स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं है। तो 68,380 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी सिल्वर के अंदर। हायर साइड पे प्रॉफिट बुक कर लेना है 69,200 69,300 के रेंज में। उसी के सामने गोल्ड जो है वो भी एक सपोर्टिव मेजर्स लेते हुए देखने मिल सकता है आज के दिन में। 54,300 54,450 ये जो रेंज है बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखने जाएंगे तो 54,300 के स्टॉप लॉस के साथ में वहां पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। 54,700 800 इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखने हैं फिलहाल, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक से हम हॉलिडे सीजन में रहेंगे। ग्लोबली पार्टिसिपेशन जो बहुत कम रहेगा, थोड़ी वॉलेटिलिटी भी देखने मिल सकती है, लेकिन लो वॉल्यूम से वॉलेटिलिटी रहेगी तो स्टॉप लॉसेस जो है वहां पर ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक से। आज के दिन खाली मोमेंटम जो है वो देखने मिल सकता है। सो सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बुलियंस के अंदर थोड़ा बहुत जो कल के हिसाब से जो सेलिंग थी उसकी शॉर्ट कवरिंग जो है वो देखने मिल सकती है। और यहाँ पे ब्रॉड रेंज जो है वो थोड़ा सा करेक्टिव जोन जो अभी जो चल रहा था पिछले 1-2 दिनों से वो थोड़ा और चल सकता है, लेकिन बड़ी पैमाने पे अगर हम देखने जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन रहेगा, इंट्राडे में बाइंग जो है मोमेंटम देखने मिल सकता है, और लॉन्गर टर्म पिक्चर जो है वो डेफिनेटली रहेगा बुलियंस के अंदर। जी विश्व। चलिए, अब अमित जी आपका व्यू क्या है बुलियन मार्केट को लेकर, क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आप? जी नमस्कार विश्वमोहन जी, और आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से भी क्रिसमस की बधाई। मैं ये थोड़ा सा जतिन जी के जो टारगेट्स हैं एक्चुअली वहाँ पर मैं एक सेल इनिशिएट करने की सलाह देना चाहूँगा इंसिडेंटली। जो गोल्ड में अगर मैं देखूँ तो मेरा मानना है कि 54,700 750 के करीब एक रेजिस्टेंस होगा, और जो
पिछले 2 दिनों से हम यूएस से डेटा देख रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो, चाहे जीडीपी हो, कहीं न कहीं वो अब भी दिखा रहा है कि यूएस इकोनॉमी रेज़िलिएंट है, जिस वजह से डॉलर को निचले स्तरों पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा और आने वाले दिनों में हो सकता है कि डॉलर में हमें एटलीस्ट 3 से 4 सेशंस के लिए एप्रिसिएशन देखने मिले। तो मैं इसके चलते ऊपरी स्तरों पे सेल की सलाह देना चाहूँगा 54,700 पे गोल्ड में, और टारगेट जो होगा वो 54,350 का होगा। सिमिलरली चांदी में अगेन जो जतिन जी ने 69,300 के टारगेट दिए, एक्चुअली मेरा वो सेल का इनिशिएशन पॉइंट होगा। 69,300 पे मैं सेल देना चाहूँगा। डाउन साइड में मुझे लगता है कि 68,300 जो एक अच्छा सपोर्ट है वो टेस्ट हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं पिक्चर देखूं हालांकि तो ये एक करेक्टिव मूव दिखाई दे रहा है। मेरा भी ये मानना है कि लॉन्गर टर्म मंदी नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में यूएस डेटा के चलते जो एक दबाव ऊपरी स्तरों पे गोल्ड और सिल्वर में बनता हुआ दिखा है, वो कुछ दिनों के लिए और जारी रह सकता है। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में क्या हो रहा है सर? हालांकि एक रेंज क्रूड में भी अब देखने को मिल रहा है, एक कंसोलिडेशन की कोशिश हो रही है। जो गिरावट आई थी ऊपरी स्तरों से, उसके बाद से एक रेंज में ही घूम रहा है। क्या इस रेंज के ऊपर क्रूड कब तक जा सकता है और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है जतिन जी? तो ये देखिए, ये जो कोविड का जो फिर से एक एंट्री हुआ है, मार्केट का जो रुझान है, जो न्यूज फ्लो के पीछे जो हम ट्रेड करते हैं, पिछले कुछ महीनों से रशिया यूक्रेन था, उसके पहले हम पैंडेमिक में थे, और अब जो है वो फिर से थोड़ा बहुत कोविड का जो ये न्यूज फ्लो है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो इम्पैक्ट देखने मिल रहे हैं। तो ये हमेशा से वॉलेटाइल रहा था स्टार्टिंग से ही, जब ये इनिशियल स्टेजेस में आया था। तो फेज 1 फेज 2 हमने इजीली इसको पार किया है, लड़ चुके हैं इस फेज से कोविड के। तो ये जो तीसरा दौर अगर जो आता भी है आगे चलते हुए, अभी जो डेवलपिंग जो है इतनी एस्केलेशन और हाई पॉइंट पे नहीं है कि जहाँ पे कोई पैनिक करेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो इनिशियली जो है वो क्रूड पे नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर रहता है उसका, क्योंकि वहां से डिमांड जो है वो आगे चलते हुए थोड़ी बहुत लैकलस्टर हो जाती है। लेकिन ब्रॉडली उसके बाद में जो करेक्टिव फेज होने के बाद जो एक मोमेंटम मिलता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। वो हमने देख चुके हैं पिछले 2 सालों में कि क्रूड ने कैसा बढ़त जो है वो दिखाया था एक स्ट्रांग सेल ऑफ के बाद में। सो अभी थोड़ा अर्ली स्टेजेस है, मैं अभी उस पर कमेंट नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि अभी ऐसी कोई न्यूज फ्लो है नहीं और किसी को पैनिक भी नहीं करना चाहता मैं इस मामले में। तो यहाँ पर जो लेवल्स वाइज जो कारोबार है उसमें ध्यान रखना चाहिए। ब्रॉडली जो है ये ट्रेंड जो है थोड़ा पॉजिटिविटी का दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज फ्लो जो हम अवॉइड कर ले तो। और जब तक ये 6350 6300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एमसीएक्स पर, तब तक मेरा व्यू जो है इसके अंदर पॉजिटिव बना हुआ है। हायर साइड पे 6600 एक बेस शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि कल हमने वहीं से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो मुझे लग रहा है 6800 6950 ये जो जोन्स है वो आगे चलते हुए देखने मिल सकते हैं, क्योंकि WTI और ब्रेंट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे बाइंग जो है वो इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव मेरा ये बना हुआ है कि 6350 6300 बेस सपोर्ट है। जब तक 6300 के ऊपर है तब तक बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। जी विश्व। क्रूड और एनजी पर आपका व्यू क्या है अमित जी? जी देखिए, मैं भी बाइंग की तरफ ही प्रेफर करूंगा। हमने जो रीसेंट इन्वेंट्री डेटा आते हुए देखे हैं पिछले काफ़ी हफ्तों से यूएस में, उसमें काफ़ी भारी ड्रॉडाउन हमें क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में आते हुए दिखा है। इस बार भी जो ट्रिगर मिला था अपसाइड का वो इन्वेंट्री डेटा के बाद था EI के। सेकेंडली रूस ने भी जो 5 से 7 लाख बैरल्स प्रतिदिन की जो एक संभावना जताई है कट करने की, कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल प्ले अभी फिलहाल दोबारा इमर्ज होते हुए दिख रहा है, जिससे क्रूड को निचले स्तरों पे सपोर्ट मिलेगा। साथ ही मैं कहूंगा कि तकनीकी तौर पे यानी टेक्निकली अगर मैं चार्ट्स पे देखूं तो जो पिछले 3 या 4 महीनों में बड़ी गिरावट आई है वो उसके पहले की जो पहले 1 साल पहले की रैली थी उसकी करेक्शन है। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन के लोअर एंड से प्राइसेस रिकवर हो रही हैं, जो WTI क्रूड में $71 पे था, और टेक्निकली एटलीस्ट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म की $85 तक क्रूड जा सकता है, जो जतिन जी ने भी जैसे बताया कि 6800 से 6900 के लेवल से ही मैच होता है। तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस कच्चे तेल में तेजी आने की संभावना है। प्योरली इंट्राडे की अगर बात करें तो क्योंकि कोविड के कंसर्न्स है तो निचले स्तरों पे कच्चे तेल में हमें सपोर्ट दिखाई देगा। 6440 एक बढ़िया सपोर्ट है, उसके आसपास मिले तो वहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। अपसाइड में इमीडिएट तौर पे कल के हाइज जो हैं 630 के करीब वो रीटेस्ट हो सकते हैं। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में एक रेंज में कारोबार हो रहा है। जिंक देखिए 264 रुपए के नीचे हल्की गिरावट, लेड अब गिरता जा रहा है, यहाँ पर 1% से ज़्यादा की गिरावट अब दिख रही है, 185 रुपए के आसपास आ गया है।
कॉपर और एल्युमिनियम में 0.25% तक की तेजी है। 208 पे एल्युमिनियम और 713.75 रुपए पे कॉपर ट्रेड कर रहा है। जतिन, क्या लग रहा है आपको, क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में और क्या सलाह है ट्रेडर्स के लिए आज के लिए? थोड़ा सा वीकनेस जो है वो आ सकता है बेस मेटल के अंदर। पिछले एक दो दिनों से जैसे हायर लेवल से सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रह रहा है कॉपर के लिए। स्पेशली कॉपर के अंदर देखा गया कि हायर पॉइंट से थोड़ा सेलिंग जो है वो देखने मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से जो आ रही है। तो मुझे लग रहा है बाइंग साइड का जो है वो थोड़ा सा रिस्क जो है वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हालांकि रेंज बाउंड ही है, बहुत ज्यादा वीकनेस भी नहीं है। तो इस रेंज के अंदर प्ले करने के हिसाब से जो कॉल है मेरी उसके बेसिस पर 715 के आसपास जो है वो सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 721-25 का रखना है, 721 के ऊपर का। और लोअर लेवल से फिर से 705 706 एक सपोर्टिव जोन है, तो वहां पर अपने शॉर्ट्स जो है वो कवर कर लेंगे क्योंकि वहां से बाउंस बैक भी आ जाता है। तो ये जो रेंज जो है मैं पकड़ रहा हूँ कॉपर के अंदर वो 700 से लेकर 725 की रेंज है। 20-25 रुपए की जो रेंज है उसके अंदर प्ले कीजिए तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी कोई बड़ी ट्रेंड जो है उसके अंदर देखने नहीं मिल रही है। ब्रॉडली पिक्चराइजेशन देखने जाएंगे तो अपसाइड का कंटिन्यूड है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो जिस तरह से थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज फ्लोज जो चल रही है उसके कारण से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो देखने मिल सकता है। ये मेरा व्यू पॉइंट है कॉपर का। यानी कॉपर 715 पे बेचने की सलाह, 706 रुपए के टारगेट के लिए 721.25 रुपए का स्टॉप लॉस यहां लगा ले। आपकी टॉप पिक क्या है अमित जी बेस मेटल्स में? जी, मैं जिंक में सेल करना ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि जिंक पिछले एक हफ्ते में वीकेस्ट बेस मेटल की तरह इमर्ज हुआ है। हमने लगातार 292 से लेकर 264 के जो करंट प्राइसेस हैं वहां तक फिसलते हुए देखा है। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है 266 तक की एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन मैं 259 का एक थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस लेके 260 तक के टारगेट देना चाहूंगा, जो मेरा मानना है कि 1 से 2 दिन के लिहाज से अचीवेबल है। करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या बन रहा है आज के लिए जतिन? विश्वजी ब्रॉडली ट्रेंड तो नेगेटिव रहा है रुपये के लिए और अभी भी कंटिन्यू लग रहा है। हायर लेवल से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखा था यूएसडीएनआर पेयर फ्यूचर्स के अंदर, लेकिन फिर से जो वीकनेस का दौर था वो 82-20 82-30 से देखने मिला रुपए के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखें तो वीकनेस का है। डॉलर जब भी रुपी वर्सेस डॉलर जो है जब भी 82-70 82-65 के पास आता है वहां से सपोर्टिव जो है वो मेजर्स देखने मिल जाते हैं ये फ्यूचर्स के अंदर। तो मैंने ये मान के चलना है कि जब तक 82-50 के नीचे ट्रेड कर रहा है रुपया जो है वो तब तक एक वीकनेस का दौर जो चलते रहना चाहिए। और थोड़ा सा सेंटिमेंट भी अभी भी थोड़ा सा वीक है, जिस तरह से कोविड की जो अपडेट्स हैं तो उसके कारण भी जो है वो सपोर्टिव देखने मिलेंगी। हेज पोजीशंस जो देखने मिलेंगी सेफ हेवंस के अंदर। तो यहाँ पर बाइंग मोमेंटम जो है वो डॉलर के अंदर थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इसके कारण से 82-50 एक मार्क पकड़ के चलिए रुपए के अंदर। जब तक 82-50 के नीचे है तब तक इसके अंदर वीकनेस जो कंटिन्यू रह सकती है। 83-10 83-15 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके अगर नीचे गिर जाता है रुपया तो एक बड़ी उसके अंदर गिरावट आ सकती है टुवर्ड्स 83-50 83-60। ये मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे रुपये के अंदर। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीरे की बात करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई पर जीरा का वायदा चला गया है। आज एनसीडीएक्स पर जीरा का जनवरी का वायदा पहली बार 30,000 के अहम नंबर के ऊपर चला गया है। अमित जी, क्या हो रहा है जीरे में, क्यों आ रही है इतनी तेजी और क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्या सलाह है जीरे पर? देखिए, फिलहाल मार्केट में बाजार में इन स्तरों पे भी कहीं ना कहीं डिमांड उभरते हुए आ रही है, और पिछले पूरे अगर हम 2 महीने की बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। मेरा मानना है कि यहाँ पर बाइंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि इमीडिएट तौर पर मुझे नहीं लगता कि इंक्रीमेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी। यस, मैं समझता हूँ कि 30,500 से 600 तक जा सकती है, यानी 2% की और तेज़ी आपको दिखाने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर मुनाफे में है तो बुक करना बेहतर है, क्योंकि किसी भी वक्त मुनाफा वसूली आ सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस यानी 1 से 2 हफ्ते की बात करें तो 28,500 तक के स्तर हमें जीरे में देखने मिलेंगे। वहाँ पर जब एक बेस बनती है तो दोबारा बाइंग के मौके मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा स्पेकुलेटिव एलिमेंट की वजह से भी ओवरबॉट सिचुएशन इमर्ज हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कॉशन एडवाइस करना चाहूँगा जीरे में। शुक्रिया अमित जी आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और नॉन एग्री से लेकर एग्री मार्केट के आउटलुक और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स रखने के लिए। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का। किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश स्वदेशी सैंटा का। चलिए इस खास पेशकश में हमारे साथ 2 मेहमान हैं।
विनोद आनंद है, मेंबर है एमएसपी कमेटी जो सरकार की तरफ से बनाई गई थी, और अनिल घनवट साहब में प्रेसिडेंट है स्वतंत्र भारत के और महाराष्ट्र के बड़े किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, एफपीओज के साथ जुड़े हुए हैं और कई सारे ऐसे संगठन हैं, किसान संगठन जिनके साथ जुड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी जो बनाई गई हुई थी उसके ये मेंबर भी रह चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है इस खास दिन पर, और सभी किसान भाइयों को भी किसान दिवस की शुभकामनाएं। सर, अनिल घनवट साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा होगा, किस तरह, क्या सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है किसानों, खेती किसानी में फिलहाल? फिलहाल तो किसानों का बेड़ा गर्क है। किसी भी प्रोड्यूस को उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकले ऐसे दाम नहीं मिल रहे हैं, और सरकार बार बार इंटरवेंशन करके दाम गिराने की कोशिश कर रही है। आज आप देखिए तो चावल पे एक्सपोर्ट बैन है, गेहूं पे, पल्सेस पे, सीरियल्स पे, कई सारी चीजों पे एक्सपोर्ट बैन है। और प्याज जैसी सब्जियों में सरप्लस होने के कारण दाम गिरे हुए हैं, और उसके साथ साथ कमोडिटी मार्केट में को भी 1 साल के लिए अभी एक्सटेंशन दे दिया है इस बैन को। तो इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इस साल किसानों के हाथ में कुछ अच्छे पैसे आएंगे। सभी चीजों के दाम घटते रहेंगे और ये साल किसानों के लिए कुछ अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। दुर्भाग्य है कि किसान दिवस पे मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार अभी रिएक्ट कर रही है तो उस तरीके से तो ये दिखाई देता है कि इन्फ्लेशन कर्ब करने के लिए सरकार को बस यही एक जरिया दिखाई दे रहा है कि खेती उपज के दाम गिराते रहो और जो महंगाई है उसको काबू में रखने का प्रयास सरकार करती रहेगी। बल्कि अभी क्रूड ऑयल जो फ्यूल का ऑयल है उसकी वजह से ज्यादातर तो महंगाई बढ़ी है। ट्रांसपोर्टेशन में काफी पैसा जा रहा है, जो भी प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है उसका 20-30% भी किसानों के हाथ में नहीं आ रहा है, तो किसान कुछ भी नहीं कमा रहा। और फिर भी जब भी इन्फ्लेशन घटाने की बात होती है तो खेती उपज के दाम गिराने पर ही जोर सरकार देती है। बिल्कुल गलत है। हर तरीके से किसानों की फसलों के दाम गिराने के लिए जो इंटरवेंशन हो रहा है ये बहुत ही गलत है। सरकार ने इस पर विचार करना चाहिए और इस तरीके से खेती उपज के दाम गिराना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा ये होता है कि किसान के जेब में पैसा नहीं आता। किसान के जेब में अगर पैसा नहीं आता तो वो बाकी कमोडिटीज खरीद नहीं करता। जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उसकी सेल घट जाती है, उसका प्रोडक्शन घट जाता है, तो ये पूरे इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देता है। तो सरकार ने किसानों को जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पे ज्यादा अब जोर कसने की जरूरत नहीं है। ये देश के लिए नुकसानकारक होगा, किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसानकारक होगा। और बाकी जो इंडस्ट्रीज है, जो 60% पॉपुलेशन आज हमारे देहातों में रह रही है, ग्रामीण इलाकों में रह रही है, उनकी अगर परचेसिंग कैपेसिटी आप खत्म कर देते हो तो फिर ये जो आज इंडस्ट्रियल गुड्स पैदा कर रहे हैं वो उसको खरीदेगा कौन? जिनके पास पैसा है उन्होंने तो एक फ्रिज, एक एलसीडी टीवी ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया। अब वो डजनों में तो कोई खरीदता नहीं है, वहां सैचुरेशन हो गया है। और जिनको जरूरत है उनके पास पैसा नहीं है। अगर ये पैसा आना है तो किसानों को 2 रुपए मिलने दीजिए। ऐसे कम्युनिटी मार्केट बैन मत कीजिए या एक्सपोर्ट बैन मत कीजिए, या बाहर से ज्यादा रकम देके आप इंपोर्ट करके यहाँ सस्ते में बेच रहे हैं। ये सब अभी बंद करने के दिन आ गए हैं। जी बिल्कुल, कमोडिटी वायदा की बैन की बात सर अलग मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज हम किसानों के चैलेंजेस और आगे वे फॉरवर्ड, आगे किस तरह की उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है और आगे किस तरह का आउटलुक लग रहा है एग्री सेक्टर को लेकर, विनोद जी आपको क्या लग रहा है? क्या चैलेंजेस खेती किसानी में हैं, कैसे इन चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है और आगे किस तरह का आउटलुक आपको लग रहा है एग्री सेक्टर का किसानों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हम लोग चौधरी चरण सिंह जी को एक सम्मान पूर्वक उनको याद करते हैं, और 120 वर्ष हो गए उनको इस दुनिया में आए हुए, और लगभग 31 वर्ष हो गए उनको चले गए वो हम लोगों को इस दुनिया से छोड़ के। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ जो एक लीडरशिप क्राइसिस है फार्मिंग में, जो किसानों की बात सरकार के पास और बाजार के पास, बाजार एक बहुत बड़ा विषय है, तो सरकार और बाजार के बीच में जो झूलता हुआ किसान है
उसके बीच अपनी बात कह पाए, ऐसे नेताओं की कमी है। तो अगर आप कह रहे हैं कि क्या कमी है, तो सबसे पहले वो कमी है कि हम एक होलिस्टिक पिक्चर जो देख सके, ऐसे हमारे एक फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव की कमी है। मैं कुछ नाम गिना दूं, जैसे सर चौधरी छोटू राम आए, चौधरी चरण सिंह, तो आप आज उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है कृषि में वो कोई भूल नहीं सकता, और एमजी रंगा और तमाम ऐसे, शरद जोशी साहब और कई ऐसे हमारे किसान नेता आए, और उन्होंने किसानों की बात बाजार में और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं वहां पे रखने की कोशिश की। लेकिन अभी भी किसान इन दो चीजों में झूलता हुआ है कि एक उनकी जमीन का क्या होगा, जो मालिकाना हक है अभी भी वो लगभग 40% किसानों के पास नहीं है। वो सिर्फ खेतीहर मजदूर हैं और अपने ही खेत में मजदूरी कर रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि उनको बाजार से जोड़ने की क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है। बाजार मतलब अब सिर्फ हमारे देश का बाजार नहीं है। बाजार का मतलब ये है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़कर और अपने आप को किस प्रकार से उनके अपने प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू एडिशन, या फिर उसको कहें एक सूक्ष्म शब्द में कि ग्लोबल मिले, जो भी वैल्यू चेन, उत्पादन जो हो उनको वैश्विक कैसे बेहतर श्रृंखला है, वैल्यू मिले, उससे कैसे बेहतर जुड़े। मार्केटिंग कैसे कर पाएं, स्टोरेज की जो समस्या है, वेयर हाउसिंग की जो दिक्कत है, उन सारी समस्याओं को खत्म कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर इन समस्याओं पर अगर काम चल रहा है तो क्या लग रहा है आने वाले कुछ साल क्या किसानों के लिए बेहतर होंगे, विनोद जी? बिल्कुल, काफी अच्छा समय आने वाला है किसानों के लिए। और अभी देखिए G20 की मीटिंग चल रही है और उसमें एग्रीकल्चर का एक अलग जिम्मेवारी दी गई है, कृषि भवन में भी। मिलेट का हम देख रहे हैं कि जो हमारी एक संकल्पना थी, उस पे एक पूरा विश्व आज उसके बारे में सोच रहा है। वैश्विक बाजार में जो पूरा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ रहा है। वैल्यू चेन में खास करके जो वेयर हाउसिंग है लास्ट माइल पे, यानी कि जो पोर्ट के पास में जो वेयर हाउसिंग होती है, उससे संबंधित रूल्स बदल रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 2024 तक के लिए अपना एक अलग कृषि का के एक्सपोर्ट का एक पॉलिसी बनाई है। और हमारे भारत सरकार में भी 2018 में यह संकल्पना ली गई थी कि कृषि का एक्सपोर्ट दुगना करेंगे 2022 तक। वो लगभग हम वहां तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समय किसानों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि वो राजनीति से दूर हट करके और बाजार में और बाजार के जो गेम्स हैं, जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसको सीखें और उससे उससे दो हाथ करें, ना कि मतलब जो प्रोडक्शन साइड है उसमें लगे रहें। तो ये मुख्य विषय ये है कि बाजार से वो कैसे लड़े, इसके लिए हम उनको जी कैसे हमारे साथ सर सपोर्ट करें। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत साहब भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, किसान दिवस पे पॉलिटिकल बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम सब जानना चाह रहे हैं कि किसान के लिए क्या चैलेंजेज है और आगे जाकर क्या लग रहा है, कौन से ऐसे कदम होने चाहिए जो किसानों के लिए फायदेमंद हो, किसानों के लिए हित के लिए हो। सर देखो, किसान को मेन तो फसलों के दाम कम है और वो ये नहीं कि एक ही फसल के, हर फसल के दाम कम है, लागत बढ़ रही है और बाजार बढ़ रहा है। ओके। जब वो फसल को बेचकर बाजार करने जाता है तो कीमतें और बाजार में उसमें बहुत अंतर है, फसल में और बाजार में। ओके। अच्छा, अगर भाव नहीं बढ़ पाते हैं तो सरकारों को सब्सिडी देनी चाहिए। ओके। किसान मजदूर, जो भूमिहीन किसान है, दूध उत्पादन करने वाला किसान है, क्योंकि उसके पास में जमीन भी नहीं है, दूध उत्पादन करने वाले वे लोग हैं, जो महिलाएं हैं दूध का उत्पादन करती हैं और उनके पास में जमीन भी नहीं है, तो उसके भी रेट होने चाहिए। उनको कैसे फैसिलिटी सरकारें करें, हमको इस पे काम करना चाहिए। ओके सर, नए साल में क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, क्या जो सरकारी स्कीम्स है या जो कुछ फैसले हो रहे हैं, क्या उससे टिकैत साहब आपको लग रहा है कि किसानों को फायदा होगा और किसानों के दिन बदलेंगे? देखो, स्कीम सरकार की कागजों पर बनती है। कागजों की स्कीम धरातल पर जब आना शुरू हो जाएगी तो कुछ फायदा शुरू हो जाएगा। कागजों में स्कीम बनती है, वो रियल ग्राउंड पे कम आती है। ओके। जैसे एमएसपी गारंटी कानून है, कागजों में बन रहा है, जी। सरकार घोषणा भी करती है जी, लेकिन जब तक उस पर कानून नहीं बनेगा जी, जब तक उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा टिकैत साहब आपने कि
जब तक योजनाएं तो बहुत बनती है, पॉलिसीज बहुत बनती है, जब तक किसानों को ग्राउंड पर उसका फायदा नहीं पहुंचे, अंतिम कड़ी तक नहीं पहुंचे, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। किसान दिवस पर आप सभी बड़े दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़े। घनवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका भी शुक्रिया, विनोद आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला किसान दिवस पर और अहम राय रखी कि किसानों के लिए कैसे दिन बदल सकते हैं, कैसे खुशहाली किसानों के लिए आ सकते हैं। लेकिन जाते जाते कहना चाहेंगे कि कुछ महीने आप भी जीकर देखिए जिंदगी किसान की, फिर समझ में आएगा कि क्या होती है समस्या किसान की। शुक्रिया सर। यहीं पर इसी नोट पर हम इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया, नमस्कार सर।